हाल ही में आप लोगों को हम इसके पहले बाल अपराध के बारे में हमने चर्चा किया था। बाल अपराध क्या है, बाल अपराध के कारण क्या है। अब आज जो है आपको हम बताएंगे बाल अपराध, बाल न्यायालय, किशोर न्यायालय क्या है, किशोर न्यायालय क्या। बाल अपराध के कारण हमने आपको चर्चा किया था कि बाल अपराध क्या है, कौन व्यक्ति बाल अपराधी होते हैं और बाल अपराध के क्या कारण हैं। बाल अपराध के कारणों में हमने देखा कि बाल अपराध के कारणों में पारिवारिक कांड, बालक को विधि विवादित बनाने में अपना बड़ा योगदान दे रहा है। परिवार की जैसी स्थिति होगी, बच्चे का विकास उसी के अनुरूप होगा। तो बाल अपराध के कारणों में बाल न्यायालयों के विकास, जुनाइल कोर्ट जो है उसकी हमने चर्चा, अब उसकी चर्चा हम करते हैं। बाल अपराध के कारणों में मनोवैज्ञानिक कारण भी थे, शारीरिक कारण थे, संगतियों का प्रभाव था, आर्थिक कारण था, राजनीतिक कारण था। इन कारणों से बालक जो है अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है, आपराधिक व्यवहार का हो जाता है और आपराधिकता की तरफ अग्रसर होता है। तो बाल अपराध के कारण जो है दुनिया के सामने विकट और विभिन्न प्रकार की समस्याएं बाल अपराध के करने में हो जा रही हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि बाल अपराध के विकास में, बाल अपराध के संबंध में बाल न्यायालयों का उद्भव विकास के साथ साथ हम देखते हैं कि बाल अपराध को रोकने के उपायों को, पिछली कक्षा में हमने आपको चर्चा किया था कि बाल अपराध रोकने के लिए बाल सुधार गृह की संख्या बढ़ाई जाए, समय समय पर बालकों के लिए मनोरंजन, माता पिता का कर्तव्य भी बताया गया, बालक को सही दिशा में सद्बुद्धि सद्विवेक के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करें। आज हम देख रहे हैं कि बाल न्यायालयों का विकास, बाल न्यायालयों के गठन, बाल न्यायालय, कोई व्यक्ति कोई अपराधी प्रवृत्ति का जो बालक हो जाता है, उस अपराधी प्रवृत्ति के लिए अगर अपराध किया है तो उसका तो विचार होना स्वाभाविक है, विचारण होगा। लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि सामान्य अपराधियों के अपराध में बाल अपराधियों के अपराध में भिन्नता है। सामान्य अपराधी हैबिचुअल होते हैं, बाल अपराधी अज्ञानता बस करता है। तो बाल अपराधी को सामान्य अपराधियों से भिन्न रखा गया है। बाल अपराधी का विचारण, बाल अपराध का न्यायालय, बाल अपराधियों को सुधार गृहों में रखा जाता है, जबकि सामान्य अपराधियों को जेल में रखा जाता है। अर्थात बाल अपराधियों को जेल में न रख करके सुधार गृह में रखने की व्यवस्था भारतीय न्यायालयों द्वारा, भारतीय जो है कि विधि व्यवस्था के अंतर्गत दिया गया है। बाल न्यायालयों का उद्भव विकास के कारण क्या थे? बाल न्यायालयों के उद्भव विकास के कारण हमने देखा कि भारत में 1850 ईस्वी से ही इस बात पर चर्चा रही कि बाल न्यायालय बाल अपराधों को सामान्य अपराधियों से अलग रखा जाए। 1960 में अनेक राज्यों ने एक प्रावधान के तहत किशोर न्याय अधिनियम बनाने के लिए भारत सरकार को प्रभावित किया और भारत सरकार ने किशोर न्याय अधिनियम 1986 पारित किया, जो संपूर्ण भारत में प्रभावी हुआ। किशोर न्याय अधिनियम 1986 का मुख्य उद्देश्य था बालकों के अपराधों को अन्य अपराधियों के अपराधों से भिन्न रखा जाए। बाल अपराधी कोई है, अन्य अपराधियों से उसको जो है अलग रखा जाए। इसके लिए जैसे बाल न्यायालय, किशोर गृह, संप्रेषण गृह आदि सभी का उपबंध जो है कि बाल न्यायालय के जुरिसडिक्शन में, बाल न्यायालय के क्षेत्र में रखा गया। इसको अनेक तरह से बालकों के सुधार एवं बालकों के संरक्षण के लिए कार्य योजना के तहत कार्य करने का एक आधार दिया गया। बाल न्यायालय इसके बाद धीरे धीरे समय और व्यवस्था के परिवर्तन के साथ साथ सन 2000 ईस्वी में भारतीय संसद ने
फिर बालकों के बाल अपराधियों के सुधार के लिए, बाल अपराधियों के संरक्षण के लिए, बाल अपराधियों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए भारतीय संसद ने फिर एक कानून बनाया। उस कानून का नाम था कि किशोर न्याय अधिनियम, बालकों को देख रेख संरक्षण अधिनियम 2000 पारित किया, जिसको मुख्य उद्देश्य था कि इसके अंतर्गत किशोरों के बुद्धि के विकास के साथ साथ उनकी मानसिक विकास एवं अपराधी प्रवृत्ति में जो हैं लिप्त, उनको सुधार गृहों के माध्यम से उनके मामले का ट्रायल अन्य अभियुक्तों के ट्रायल से अलग, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मामले का जिस टेक्निकलिटी से परीक्षण किया जाता है उस टेक्निकलिटी से परीक्षण न करना, बालकों को सामान्य व्यवहार के अंतर्गत ट्रीट करना, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था। इस अधिनियम के बनने से बालकों के देख रेख एवं संरक्षण के लिए जो भारतीय संसद ने कानून 2000 बनाया, उस कानून में सुधार गृह, संप्रेषण गृह, बाल सुधार गृह आज सभी को समाहित किया गया था। लेकिन समय और परिस्थितियों के मान के साथ साथ किशोर न्याय देख रेख संरक्षण अधिनियम 2015 भारतीय संसद ने पारित किया। इस कानून के तहत बालकों के लिए अलग से जुवेनाइल कोर्ट्स बनाई गई, किशोर न्यायालय कोर्ट, उसके लिए जज बैठाए गए, जुवेनाइल कोर्ट के लिए जज बैठाए गए, जिसमें जुवेनाइल कोर्ट में 3 लोगों की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान किया गया, जिसमें एक पीठासीन होंगे और 2 जो है कि व्यक्ति ऐसे होंगे जो समाज के क्षेत्र में, बालकों के संरक्षण के क्षेत्र में, बाल विकास के क्षेत्र में या बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिए हों, उनको उस कमेटी का मेंबर बनाया जाने लगा। अध्यक्ष के रूप में जो 10 साल तक न्यायिक कार्य किए हों या न्यायिक कार्य करने का अनुभव या प्रशासनिक कार्य किए हों, उनको किशोर न्याय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाने लगा। पूरे भारत में प्रत्येक जिलों में एक किशोर न्याय बोर्ड की गठन की व्यवस्था बनाई गई। जैसा कि आप सभी जिलों में देखते हैं, न्यायालय से अलग किशोर न्याय बोर्ड के गठन की व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें किशोरों के मामले को, ऐसे मामले को जो विवादित बालक हैं, उनके मामलों को निस्तारित करने के लिए न्यायालय द्वारा समय समय पर गठन किया गया। वह किशोर न्याय बोर्ड अपने हर जिलों में बालकों के आपराधिक व्यवहार में और बालकों के आपराधिक कृत्यों को जेल में न डालकर बल्कि सुधार गृह के माध्यम से सुधारने का प्रावधान करता है। तो इस तरह से हम देखें 2015 में ये व्यवस्था बताई गई। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 27 में बंधित किसी अपराध का जो मृत्यु आजीवन कारावास दंडनीय नहीं है, इससे अपराध जो 18 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया जाता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसमें विशेष रूप से अधिकृत किए गए हों, किया जाता है। और इस तरह से बाल न्यायालय की कार्यप्रणाली में देखते हैं। बाल न्यायालय की कार्यप्रणाली में न्यायालय सुनवाई बाल अपराधियों की होती है, जिसमें विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। विशेष न्यायाधीश जैसा कि हम देखते हैं समाज से या व्यवहारिक ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति को विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया जाता है। अन्य न्यायालयों की अपेक्षा बाल न्यायालयों की कार्यवाही सरल एवं औपचारिक बनाने के उद्देश्य से इस बाल न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड, बाल न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड बालकों को देख रेख चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो बना, इसके पीछे यही कारण है कि अन्य अपराधियों का विचारण, बाल अपराधियों का विचारण के लिए सामान्य दंड प्रक्रिया संहिता का जो उपबंध है, उन उपबंधों के अधीन न करके सामान्य उपबंधों के तहत किया जाए। इस तरह से अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 मिनट कितना समय हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि बाल किशोर न्याय अधिनियम का मुख्य जो उद्देश्य था, इसका 2 मिनट और, इस उद्देश्य का मुख्य सुझाव यह था कि इसमें जो है बालकों के
संरक्षण के लिए समुचित देखरेख उपाय, समाज में पुनः सामाजिकरण के अंतर्गत बालकों को पुनः ढालने की जो प्रवृत्ति बनाई गई, ढालने की जो व्यवस्था बनाई गई, यही किशोर न्याय बोर्ड बालकों का देख रेख संरक्षण जो नया अधिनियम बना, उस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि कोई बालक यदि कानून तोड़ता है और अपराधी प्रवृत्ति करना है, अपराधी नहीं कह कर उसको विवादित किशोर कहा जाता है, उसको अपराधी न कह करके, एक्यूज न करके विवादित किशोर के नाम से उसको संबोधित किया जाता रहा। इसका मुख्य उद्देश्य था कि बालक को सुधार करके पुनः समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। समाज की मुख्य धारा से जोड़ने से तात्पर्य हुआ कि जैसे बालक को सामाजिकरण, जो सीखने की प्रवृत्तियां हैं, सद्व्यवहार, सद्गुणों को बालक को सिखाया जाए। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यही रहा और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पुनर्वास था। उस बालक को आपराधिक प्रवृत्तियों से हटा करके पुनः पुनर्वास किया जाए। बालकों के सर्वोत्तम हितों के मामले में न्याय निर्णय किया जाए। इस तरह से इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं के अंतर्गत हम देखते हैं, बाल न्यायालय प्रशासन के मानक पर बनाया जाता है। बाल न्यायालय की पद्धति क्षेत्र में प्रयुक्त न्याय व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि बाल सुधार क्षेत्रों में स्वैच्छिक रूप से एनजीओ के माध्यम से, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से बालकों को देख रेख संरक्षण के लिए उपबंध बनाए गए हैं। इस तरह से हम देखते हैं पूरे भारत में समान विधि स्थापित होनी चाहिए जो बालकों के विकास के लिए, बालकों के संरक्षण के लिए किया जाएगा। बाल संरक्षण, बाल सुधार के लिए के मामले में समय समय पर न्यायालयों ने किशोर अवस्था, युवा अवस्था में बाल संरक्षण, बाल व्यवस्था के लिए कार्य किए हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि आपराधिक विधिशास्त्र के अंतर्गत आपने अपराध के विभिन्न कारणों को, विभिन्न प्रकारों को, आपराधिक प्रवृत्तियाँ, इन सभी चीज़ों को चर्चा हमने पिछले अध्यायों में किया है, जिसमें किशोर न्याय बोर्ड, बालकों को देख रेख संरक्षण, ये सभी जो है आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि भारत में दैहिक जीवन में बाल अपराधी, सफेदपोश अपराधी, संगठित अपराधी, इन सारी परिस्थितियों के अंतर्गत अब आप जो परीक्षा के उद्देश्य से जो मुख्य रूप से था, आपको सदरलैंड का विभेदक साक्षर सिद्धांत भी चर्चा किया गया है। अपराध शास्त्र के अंतर्गत, क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत जितनी आवश्यक चीजें थी, जो मुख्य चीजें थी, उन पर चर्चा की है। अगले दिन से हम आपको दंड प्रशासन पर, क्रिमिनोलॉजी पर, दंड प्रशासन के अंतर्गत भारत में सुधार गृह, जेल प्रशासन, सुधार गृह, जेल प्रशासन, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि न्याय प्रशासन की भूमिका, न्याय प्रशासन में के अंतर्गत हम देखते हैं कि दंड के प्रकार, दंड के विभिन्न सिद्धांत और दंड की परिभाषा और मृत्युदंड का औचित्य, भारत में मृत्युदंड दिया जाए, मृत्युदंड न दिया जाए, दोनों के पक्ष में और विपक्ष में तर्क, ये आपको परीक्षा के दृष्टि से पूछा जाता है। भारतीय दंड संहिता में मृत्युदंड का प्रावधान कहाँ पर है, इन सारे प्रश्नों का, सारे चीज़ों का उत्तर आपको कल जो है अगले दिन आपको, जैसे भारतीय दंड संहिता में मृत्युदंड का औचित्य क्या है, मृत्युदंड कहाँ दिया जाता है, इन चीज़ों को आपको जानना है। दंड के प्रकार में 5 प्रकार के दंड दिए जाते हैं: मृत्युदंड, आजीवन कारावास, साधारण कारावास, कठोर कारावास, संपत्ति की जब्ती और कुर्की। कारावास का उद्देश्य सुख मृत्यु भी बहुत चर्चा चल रही है, उसको भी आपको जानना है। कारावास का मुख्य उद्देश्य क्या है? खुला जेल की व्यवस्था। इस तरह से भारतीय विधि व्यवस्था के अंतर्गत पैरोल और परवीक्षा क्या है, पैरोल क्या है, दोनों की अवस्थाएं, परवीक्षा अधिकारी की शक्तियाँ, परवीक्षा अधिकारी का
और पेरोल में क्या अंतर है, इन सारे चीज़ों को आपको यहाँ जानना है। और अपराध निरोधक, जिसके अंतर्गत अपराधी के वर्तमान में पुलिस प्रशासन, पुलिस संगठन, पुलिस महानिर्देशक, पुलिस व्यवस्था, समाज में पुलिस की भूमिका और राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन, इन सारे चीज़ों को आपको अपराध दंड प्रशासन के अंतर्गत आपको जानना है। दंड प्रशासन, दंड का प्रशासन कैसे चलता है, इस तरह से आपको यहाँ जानना है। भारतीय विधि व्यवस्था के अंतर्गत जो अपराध शास्त्र है और दंड प्रशासन है, इसके जितने क्वेश्चन बने थे पेपर में, आपको परीक्षा के उद्देश्य से जितने क्वेश्चन हैं जो महत्वपूर्ण भी हैं, उन सारे चीज़ों को हमने बताने का प्रयास किया है। अगले दिन से आपको हम दंड प्रशासन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद आपको।